हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लोकसभा के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपके लिए सभी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और एसएससी लेवल के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना हम लोग अश्योर करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा साथियों संसद का एक सदन है। अब बात करें संसद क्या होता है, तो साथियों संसद के 3 अंग होते हैं या 3 भाग होते हैं। वो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के अंग कितने हैं या भाग कितने हैं, तो संसद के अंग या भाग है वो है 3। या संसद में शामिल कौन कौन होते हैं, तो वो है साथियों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये 3 अंग है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों कानून तभी बनता है जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति उस विधेयक पर साइन करे, तभी कानून बनता है। इस कारण से संसद के अंग होते हैं 3। अब बात करें संसद के सदनों की, तो दोस्तों संसद के सदन है 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों लोकसभा का उल्लेख है वह है अनुच्छेद 81 में। अब जेन्युइन बात है, कई बच्चों को जो है अनुच्छेद याद करने में बहुत मुश्किल होती है, तो उसके लिए ट्रिक रहेगी दोस्तों। ट्रिक है सरल। अब सरल से कैसे याद रखें? सरल का मतलब है कि आप स का मतलब रहेगा संसद, र का मतलब है राज्यसभा और ल का मतलब है लोकसभा। अब याद कैसे करें? तो सरल के नीचे लिखिएगा आप 79, 80 और 81। तो इसका मतलब क्या है? संसद का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का उल्लेख रहेगा अनुच्छेद 81 में। यहाँ से आपके 3 अनुच्छेद क्लियर हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो सरल के नीचे 79, 80 और 81। तो राज्यसभा का उल्लेख रहेगा 80 में, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में और संसद का अनुच्छेद 79 में। आगे बात करें साथियों लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा को किन किन नामों से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो पहली बात करें, लोकसभा को लोगों की सभा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से लोगों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं, जिनको लोग वोट देते हैं वही जीत कर आते हैं। तो इसी कारण से इसे लोगों की सभा कहा जाता है। दूसरा, इसको कहा जाता था पहले हाउस ऑफ द पीपल। जब अंग्रेज थे उस वक्त लोकसभा को कहा जाता था हाउस ऑफ द पीपल। और इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं, तो इस कारण से इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। साथ साथ इसको भावनाओं का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि जनता की जो भावना है वो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त होती है लोकसभा में। अगला, इसको कहा जाता है अस्थायी सदन। अस्थायी सदन इसको इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है। और ये भंग करने कौन करते हैं? ये भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है और इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, स्थायी सदन नहीं है। तो इस कारण से लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। आगे बात करें, इसको प्रथम सदन, फर्स्ट हाउस कहा जाता है दोस्तों। ये परंपरा चली आ रही है। इसको जब ब्रिटेन के टाइम में भी इसको प्रथम सदन कहा जाता था, प्रथम सदन। और इसके बाद में बात करें, इसको निम्न सदन या निचला सदन भी कहते हैं। लोअर हाउस, ब्रिटेन में जो संसद की प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई है, तो ब्रिटेन में इसको लोअर हाउस कहा जाता था। तो इसको निम्न सदन या निचला सदन भी कहते हैं। इसके साथ साथ लोकसभा को स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय विधानसभा या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता था साथियों। देखिए, एक तो हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता था और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या केंद्रीय विधानसभा भी कहा जाता था। ये भी ध्यान रखने लायक बात है। आगे बात करें साथियों हम लोग लोकसभा की संरचना की, तो लोकसभा की संरचना का उल्लेख है साथियों अनुच्छेद 81 में। अब लोकसभा की संरचना मतलब अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, वर्तमान में कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग बात करें तो साथियों लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है 552। 552 में से निर्वाचित हो सकते हैं 550, जबकि मनोनीत होते थे 2। जबकि दोस्तों ये वर्तमान में ये जो प्रावधान है मनोनयन का, ये प्रावधान समाप्त हो गया है। ये ध्यान रखने लायक बात है। तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 543। अब 543 में से राज्यों से आते हैं, वो आते हैं 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं 19। दोस्तों ये डाटा चेंज हुआ है, पहले था 543 में से 530 आते थे राज्यों से, जबकि जो केंद्र शासित प्रदेशों से आते थे 13। दोस्तों ये जो प्रावधान है ये चेंज हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया,
तो राज्यों से वर्तमान में 524 सदस्य निर्वाचित होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये 543 सभी के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, मतलब चुने जाते हैं दोस्तों। यहाँ अब वर्तमान में लोकसभा में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे बात करें लोकसभा के कार्यकाल की, तो दोस्तों लोकसभा के कार्यकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 83 में। अनुच्छेद 83 में संसद के दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के कार्यकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 83 में। अब ये कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और ये पहली बैठक से शुरू होता है। लोकसभा का कार्यकाल आम चुनाव के बाद पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल पूरे होने से पूर्व भी इसे भंग किया जा सकता है। तो भंग कौन करता है, राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा को समय से पूर्व कौन भंग कर सकता है, तो आंसर रहेगा राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है और दोस्तों ये बढ़ाया गया था, आपके आपातकाल दूसरी बार लगा, तीसरी बार आपातकाल लगा, उस वक्त ये 5वीं लोकसभा के दौरान ये कार्यकाल बढ़ाया गया था, 6 वर्ष किया गया था। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल रहा था 6 वर्ष। आगे हम लोग बात करें तो लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या होती है, मतलब कौन व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 84 में लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं का उल्लेख है और साथ ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख है। और क्या क्या योग्यताएं होती है, पहला वह भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। साथियों यहाँ पर यही ध्यान रखना है आपको कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। और तीसरा है ऐसी योग्यता जो संसद द्वारा निर्धारित की गई हो। इसका मतलब है कि मान लीजिए संसद ने कोई कानून बना दिया कि केवल ग्रेजुएट व्यक्ति ही लोकसभा का सदस्य बनेंगे, तो ये योग्यता यहाँ इस लाइन की जगह योग्यता आ जाएगी। तो इस वजह से ये 3 योग्यताएं होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने की। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। राज्यसभा में न्यूनतम आयु हो जाएगी साथियों 30 वर्ष, बस यही फ़र्क रहेगा, बाकी सेम टू सेम चीज़ें रहेगी। राज्यसभा में न्यूनतम आयु हो जाएगी 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अब बात करें दोस्तों चुनाव कैसे होता है लोकसभा के सदस्यों का, तो साथियों प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, मतलब आम जनता वोट देती है, उसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है उसे मत देने का अधिकार है या वोट देने का अधिकार है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का नागरिक जिनको वो न्यूनतम आयु कितनी है भारत के नागरिकों की जिन्हें वोट देने का अधिकार है, तो 18 वर्ष रहेगी साथियों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा। चुनाव का निर्णय कैसे होता है, तो चुनाव का निर्णय होता है साथियों अग्रता ही विजेता। अग्रता ही विजेता या इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब जिसको सर्वाधिक वोट मिले, जिसको मैक्सिमम वोट मिले वो जीतेगा, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो चुनाव जीत जाएगा। तो इसका मतलब है अग्रता ही विजेता, मतलब जो आगे रहेगा वही विजेता रहेगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट है कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये था साथियों 61वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था 1989 में। इससे पहले दोस्तों वोट करने की या मत देने की उम्र थी 21 वर्ष। आगे बात करें, पहला लोकसभा चुनाव हुआ दोस्तों 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक विभिन्न चरणों में चुनाव हुआ था। और पहली लोकसभा का गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 को, जबकि लोकसभा की पहली बैठक हुई या संसद की पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को। संसद की या लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 और लोकसभा का गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 को। आगे बात करें, वर्तमान में जो 2019 में 17वीं लोकसभा का गठन हुआ है, मतलब वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा का अस्तित्व है। अब बात करें वह लोकसभा जिसका सर्वाधिक कार्यकाल रहा, तो दोस्तों 5वीं लोकसभा का मैंने आपको बताया आपातकाल लगा था उस वक्त, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा था 5 वर्ष 6 माह और 10 माह और 6 दिन। साथियों इस वक्त तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था
और इस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो 5वीं लोकसभा जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा और वह लोकसभा जिसका कार्यकाल न्यूनतम रहा, तो वह लोकसभा रहेगी 12वीं लोकसभा साथियों। 1998 से 99 ये थी 1 वर्ष 1 माह और 4 दिन। दोस्तों ये इसका लोकसभा 12वीं लोकसभा का कार्यकाल न्यूनतम रहा था। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये ध्यान रखने लायक है कि किस लोकसभा का कार्यकाल न्यूनतम रहा, 12वीं लोकसभा का कार्यकाल न्यूनतम रहा था। अब बात करें सर्वाधिक लोकसभा सीटों के बारे में, तो सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं साथियों उत्तर प्रदेश की, और कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, 80, क्योंकि सर्वाधिक है पूरे भारत में ये। अब बात करें न्यूनतम लोकसभा सीटों वाले राज्य, तो साथियों ये कई राज्य हैं जैसे सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, इनमें एक एक लोकसभा सीट है। बात करें सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले केंद्र शासित प्रदेशों की, तो यहाँ पर है साथियों दिल्ली। सर्वाधिक लोकसभा सीटें दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर 7 सीटें हैं लोकसभा की। न्यूनतम सीटें कई केंद्र शासित प्रदेशों में एक सीटें हैं, तो वो आपको याद रखने लायक जरूरी नहीं है। आगे साथियों बात करें हम लोग लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की, तो साथियों इसके बारे में एक एक लाइन में बहुत ईजी क्वेश्चंस रहेंगे। पहली बात, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो इनका उल्लेख है साथियों अनुच्छेद 93 में। योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि भाई लोकसभा का सदस्य हो। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनेगा, जो लोकसभा का सदस्य बने। और चुनाव कैसे होगा, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो साथियों जैसे क्लास में बचपन में मॉनिटर का चुनाव होता था, उसी तरह से लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नई लोकसभा की बैठक तक होता है, नई लोकसभा की बैठक तक लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। कभी भी ऑप्शन में 5 वर्ष आए तो उस पर टिक मत कीजिएगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता, नई लोकसभा की बैठक तक होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, और मैक्सिमम बच्चे यही गलतियाँ करते हैं। आगे बात करें इस्तीफा, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष को, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को। तो मतलब सिंपल बात है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा देंगे लोकसभा उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, जबकि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा देंगे लोकसभा अध्यक्ष को। तो इस्तीफा एक दूसरे को देते हैं। अब बात करें पद से हटाते कैसे हैं साथियों लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, तो पद से लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही हटाया जाता है। जिस तरह से क्लास के मॉनिटर को हटाते हैं उसी तरह इनको हटाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पूर्व इन्हें सूचित करना पड़ेगा साथियों, ताकि ये अपना पक्ष रख सकें। 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ेगा लोकसभा अध्यक्ष को कि आपको हटाया जा रहा है। बाकी लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है। आगे बात करें साथियों लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, तो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, या इनको गणेश वासुदेव मावलंकर भी कहा जाता है, फुल नेम इनका गणेश वासुदेव है। तो जीवी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिड़ला। बात करें लोकसभा उपाध्यक्ष की, तो पहले लोकसभा उपाध्यक्ष से M.A. अयंगर, मतलब M. अनंत श्याम अयंगर थे, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है। बात करें लोकसभा में विपक्ष के नेता की, तो दोस्तों पहले विपक्ष के नेता थे लोकसभा में A.K. गोपालन, और वर्तमान में विपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी। हालांकि कांग्रेस को विपक्ष के नेता के सीटें नहीं मिली, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस की तरफ से जो विपक्ष के नेता है वो है अधीर रंजन चौधरी। बात करें साथियों अब पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की, तो सोचियो साथियों पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही है मीरा कुमार। अब तक 2 महिलाएं रह चुकी है, पहली महिला तो मीरा कुमार और दूसरी महिला रही थी सुमित्रा महाजन। ये पिछली 16वीं विधानसभा के दौरान अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। तब तक 2 महिलाएं रह चुकी है, जबकि अगर क्वेश्चन बना कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार। आगे बात करें लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, तो साथियों लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है बलराम जाखड़ का। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल रहा है नीलम संजीव रेड्डी। और दोस्तों ये एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष है जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति भी रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें साथियों प्रोटेम स्पीकर की, तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है इसके बारे में बात करें साथियों। प्रोटेम स्पीकर होता है जो लोकसभा का गठन होता है, उसके बाद
जो पहली बैठक होती है लोकसभा की, तो पहली बैठक की अध्यक्षता करता है प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि साथियों इस दौरान कोई लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता, तो पहली बैठक की अध्यक्षता करेगा प्रोटेम स्पीकर। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। साथियों आयु के हिसाब से नहीं, एक्सपीरियंस के हिसाब से लोकसभा का जो वरिष्ठतम होगा, मतलब जो सर्वाधिक बार लोकसभा का सदस्य बना हो, वो जनरली प्रोटेम स्पीकर बनता है। इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा, इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। और पहले प्रोटेम स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर, मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष थे वही पहले प्रोटेम स्पीकर भी थे। और 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे वीरेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश से सांसद है ये वीरेंद्र सिंह, ये 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर थे। बात करें साथियों संसद के कोरम की, तो संसद का कोरम या गणपूर्ति बोलते हैं साथियों, संसद का कोरम या गणपूर्ति। गणपूर्ति मतलब कितनी संख्या होनी चाहिए संसद में या लोकसभा राज्यसभा में ताकि उसकी कार्यवाही चल सके। तो संसद का कोरम या गणपूर्ति होती है संसद के सदस्यों का 10वां हिस्सा या 1/10, मतलब लोकसभा का 10वां हिस्सा या 1/10। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा की जैसे वर्तमान संख्या है 543, तो मतलब कितने सदस्य होने चाहिए कि लोकसभा की कार्यवाही चले, तो इसका 1/10, 1/10 मतलब 54.3, मतलब इसका जो लोकसभा का कोरम होता है वो होता है साथियों 55, लोकसभा का कोरम होता है 55 और राज्यसभा का कोरम इसके अकॉर्डिंग होता है 25। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बात करें हम लोग लोकसभा से संबंधित अब महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें साथियों, तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? दल बदल से संबंधित अयोग्यता का निर्धारण जो है वह सदन का अध्यक्ष करेगा, मतलब लोकसभा अध्यक्ष करेगा। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ये पॉइंट है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। आगे बात करें धन विधेयक हमने हमेशा सबसे पहले किस सदन में रखा जाएगा? लोकसभा में रखे जाता है। मनी बिल जो होता है धन विधेयक ये सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है और बजट हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा साथियों, सबसे पहले बजट कहाँ पेश होगा? लोकसभा में। क्वेश्चन सीधे बनते हैं साथियों कि धन विधेयक को सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में या इनमें से कोई नहीं, तो हमेशा धन विधेयक को लोकसभा में रखा जाएगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और अविश्वास प्रस्ताव, सरकार को हटाने का जो प्रस्ताव होता है अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, तो वो भी हमेशा और हमेशा केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा में कभी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता साथियों, केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और लोकसभा में लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। तो साथियों ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बात करें हम लोग लोकसभा में आरक्षण की कि भाई रिजर्वेशन किसको कितना दिया गया है, तो सबसे पहले लोकसभा में आरक्षण का उल्लेख है अनुच्छेद 330 में, आर्टिकल 330 में इनका उल्लेख है कि लोकसभा में किसको कितना आरक्षण रहेगा। वर्तमान में लोकसभा में आरक्षण दिया गया है एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट या अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें रिजर्व की गई है साथियों, और अनुसूचित जनजाति या एसटी कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइबल इनके लिए 47 सीटें रिजर्व की गई है 543 में से। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व है? 84 सीटें, जबकि एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व है। अब बात करें साथियों 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में जो इस आरक्षण है, ये एससी एसटी के आरक्षण के प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब ये जो आरक्षण है ये वर्ष 2030 तक लागू रहेगा। अगर उसके बाद इसको बढ़ाया जाता है तो ये आरक्षण रहेगा, अन्यथा ये समाप्त हो जाएगा। तो साथियों ये जो लोकसभा से संबंधित सारी चीज़ें थी, इससे बाहर आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।